अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 1 को देख रहे हैं, बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इस सिलसिले का ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम आज इनपुट डिवाइसेस के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली जनरली दो कैटेगरीज के अंदर इनको डिवाइड किया गया। सबसे पहले इनडायरेक्ट इनपुट है और फिर डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस हैं। कुछ डिवाइसेस जो हैं वो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आती हैं और कुछ डिवाइसेस डायरेक्ट इनपुट की कैटेगरी में आती हैं। इनडायरेक्ट इनपुट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है भाई डेटा जो है वो हम डायरेक्टली इंटर करते हैं विदाउट इंटरमीडिएट हैंडलिंग। इंटरमीडिएट हैंडलिंग का मतलब ये है कुछ ना कुछ कोई काम हमें करना पड़ेगा डेटा एंटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड को जब हम यूज़ करते हैं तो कीबोर्ड में जाहिर है कि जब तक हम टाइप नहीं करेंगे, मुख्तलिफ कीज़ को की हेल्प लेते हुए हम टाइपिंग नहीं करेंगे तो हम काम उससे नहीं ले सकेंगे। तो ऑटोमेटिकली तो कीबोर्ड की मदद से टाइपिंग होना स्टार्ट नहीं हो जाएगी, बल्कि हमें खुद काम करना पड़ेगा। इसी तरह कुछ और डिवाइसेस हैं जैसे कि पॉइंटिंग डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल माउस वगैरह, तो उनको भी हमें बाकायदा मूव करना पड़ता है, उनके बटन्स को क्लिक करना पड़ता है, तो तब हम उनसे काम ले सकते हैं। तो इस तरीके से काम लेने को हम इंटरमीडिएट हैंडलिंग कहते हैं। यानी हम इस तरह नहीं करते प्रेस किया और वो सारा काम ऑटोमेटिकली हो गया, हमें साथ साथ काम करना पड़ता है। तो यूज़र को कंटिन्यूसली काम करना पड़े इनपुट देते हुए। तो इनपुट की कैटेगरी के अंदर डायरेक्ट इनपुट की कैटेगरी पॉइंटिंग डिवाइसेस आ जाती हैं। इसी तरह डायरेक्ट इनपुट अगर देखें तो डायरेक्ट इनपुट में हमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ती। जैसे कि स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, मुख्तलिफ तरह के स्कैनर हैं, डिजिटल कैमरास हैं। तो इनमें अब कैमरे का उसको फोकस करके तो आप एक ही दफ़ा उसके बटन को प्रेस करते हैं तो वो पिक्चर जो है वो इनपुट की शक्ल में कैमरे के अंदर चली जाती है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें यानी हमें कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग नहीं करनी पड़ी, हमें बटन दबाने के बाद बहुत सारा कोई और काम हमें खुद नहीं करना पड़ा, बल्कि वो सारा काम कैमरे ने खुद किया। तो इस वजह से इनको हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर लेते हैं। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कीबोर्ड को देखेंगे। तो कीबोर्ड ये आपके सामने नज़र आ रहा है। वैसे तो ये कॉमन किस्म की इनपुट डिवाइस है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया भी होगा। तो इसमें आप देखें कि इसके मुख्तलिफ हिस्सों की बात मैं पहले करूँगा। इसमें सबसे पहले तो आप ये देखें भाई ये जो 3 लाइंस हैं ये अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं A to Z। इनकी तरतीब डिफरेंट है, मतलब जिसको नहीं पता होता उसने फर्स्ट टाइम कीबोर्ड को देखा है तो वो थोड़ा सा परेशान ज़रूर होता है भाई ये ए के बाद एस क्यों आ गया, फिर डी क्यों आ गया, इसके बाद बी आना चाहिए। लेकिन ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, डिज़ाइन है कि जिस तरीके से ये सारे कीबोर्ड डिज़ाइन किए जाते हैं उनकी कीज़ की तरतीब यही होती है। तो इसको पॉपुलर किस्म का ये जो IBM वालों का एक पॉपुलर किस्म का डिज़ाइन है, तो इसको आप कवर्टी लेआउट कहते हैं, कवर्टी KWARTY। तो इसके अलावा आप इसमें देखें कि ऊपर न्यूमेरिक कीज़ हैं, 0 से लेकर 9 तक न्यूमेरिक कीज़ हैं। तो फिर इसमें आप देखें कि
ये कुछ कॉमन किस्म की कीज़ हैं, जैसे स्पेस बार है, स्पेस देने के लिए कैरेक्टर्स के दरमियान। फिर इसी तरह ये इंटर की है नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए, या फिर किसी एक्शन को कंफर्म करने के लिए। कुछ बॉक्स मिसाल तौर पे सामने आए हुए स्क्रीन पे, या कोई मैसेज बॉक्स वगैरह, तो उसको कंफर्म करने के लिए आप इंटर की प्रेस करेंगे तो उसका मतलब ओके होता है। तो इसी तरह कुछ और कीज़ हैं इसमें, जैसे मिसाल के तौर पे आप देखें कि ये शिफ्ट की हैं दोनों तरफ, कंट्रोल कीज़ हैं। तो इसी तरह ये कैप्स लॉक है, ये 1 बाय 1 इनको तो ये एक पोर्शन अलग से यहाँ पे न्यूमेरिक कीज़ का दिया गया है, इसको हम न्यूमेरिक की पैड कहते हैं। ये यहाँ पे अलग से न्यूमेरिक की देने का मकसद क्या है? मकसद इसका ये है कि जिन लोगों को ज़्यादा काम डिजिट्स के साथ करना पड़ता है, और ख़ास तौर पे जो लोग आदी होते हैं कैलकुलेटर के ऊपर तेज़ी से काम करने के, तो उनके लिए ये न्यूमेरिक कीपैड अलग से बनाया गया। तो इसके ऊपर तरतीब भी वही रखी गई है कीज़ की जो कैलकुलेटर के ऊपर होती है, तो उन लोगों की आसानी हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपकीपर हैं, दुकानदार हैं, बैंक के अंदर काम करने वाले लोग हैं, तो हालांकि इधर भी से उनको प्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम इन कीज़ की हम बात करते हैं बारी बारी। इसमें देखें कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ना आपसे बात करूँगा ये शिफ्ट की के बारे में। तो शिफ्ट की असल में एक्चुअली होता ही है भाई, शिफ्ट की जो है वो दो कामों के लिए यूज़ होती है। एक तो एक बात आप अपने माइंड में रख लें भाई, शिफ्ट की जो है वो अकेली बहुत कम यूज़ होती है, रेयरली। ज़्यादातर ये जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कीज़ हैं ये कम्बिनेशन में यूज़ होती हैं, यानी इनके साथ किसी और की को मिला के तो हम यूज़ करते हैं। तो शिफ्ट का जो पहला यूज़ है वो ये भी, अगर वैसे इन लेटर्स को हम प्रेस करें तो ये स्मॉल लेटर्स में टाइपिंग होगी, और अगर शिफ्ट की को होल्ड रखते हुए शिफ्ट की को भी दबाए रखना है और उसके बाद हम इधर से किसी लेटर को प्रेस करें तो वो कैपिटल में प्रेस होगा। एक तो इसका काम ये। दूसरा इसका काम ये भी, ये कुछ कीज़ आपको नज़र आ रही हैं, ये न्यूमेरिक कीज़ जैसे देखें तो इनके ऊपर डबल सिंबल्स बने हुए हैं। मिसाल तौर पे 8 के साथ एस्टेरिक भी दिए हुए ऊपर, इसी तरह 9 के साथ लेफ़्ट पैरेंथेसिस है, इसी तरह 0 के साथ राइट पैरेंथेसिस है। तो इस तरह की कीज़ को ड्यूअल फंक्शन कीज़ कहते हैं। ड्यूअल फंक्शन कीज़ ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, ड्यूअल फंक्शन कीज़। तो ड्यूअल फंक्शन कीज़ का मतलब ये भी, विदाउट शिफ्ट अगर आप उनको प्रेस करेंगे तो वो नीचे वाला जो लेटर है वो आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 8 को प्रेस करता हूँ विदाउट होल्डिंग शिफ्ट तो ये 8 ही आएगा, लेकिन अगर शिफ्ट को प्रेस करते हुए उसको होल्ड रखते हुए 8 को प्रेस किया जाए तो एस्टेरिक आएगा। तो जैसे एक और एग्जांपल देख लें, जैसे ये ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे विदाउट होल्डिंग शिफ्ट की अगर इसको यूज़ किया जाए तो डॉट या फुल, और विद शिफ्ट अगर इसको प्रेस किया जाए तो ग्रेटर देन का साइन आएगा। अच्छा, अब सम टाइम ये होता है भी हम जल्दी टाइपिंग कर रहे होते हैं तो बार बार शिफ्ट को यूज़ करना वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है हमारे लिए। उसके बजाय हम फिर क्या करते हैं भाई, अगर हमने कैपिटल में कहीं पे लिखना हो तो शिफ्ट की बजाय हम कैप्स लॉक की को यूज़ कर लेते हैं। कैप्स लॉक की ऑन ऑफ की है, इसमें अगर इसको प्रेस करके आप छोड़ दें, इधर एक ग्रीन लाइट आ जाती है यहाँ पे, ये वो जो 2-3 लाइट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं इनमें से एक कैप्स लॉक की लाइट होगी। तो अगर कैप्स लॉक की प्रेस होगी, ऑन की हुई होगी, तो ग्रीन लाइट ऑन होगी कैप्स लॉक की। तो उससे फिर क्या होगा कि जब आप कैप्स लॉक को ऑन करके टाइपिंग करेंगे तो
वो कैपिटल में लिखा जाएगा। तो आमतौर पे वो टाइपिस्ट इसी तरह करते हैं कि जहाँ पे उन्हें इसको ऑन कर देते हैं, उसके बाद जब स्मॉल लेटर चाहिए होते हैं तो उसको ऑफ कर देते हैं। तो अच्छा, इस तरह एक जनरल बात यहाँ मैं आपको बताता जाऊँ कि इस तरह की जो भी कीज़ होती हैं जिनकी दो स्टेट्स होती हैं, यानी ऑन और ऑफ, तो उनको हम टॉगल कीज़ भी कहते हैं। टॉगल कीज़ हम किन को कहते हैं? कीज़ हैविंग टू स्टेट्स, दैट इज़ ऑन एंड ऑफ। तो ठीक है, हम बाकी कीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चलें। अब शिफ्ट की बात हो रही है तो साथ फिर मैं आपको कंट्रोल आल्ट वगैरह का भी बता दूँ। कंट्रोल की जो है वो भी इन कम्बिनेशन यूज़ होती है दूसरी कीज़ के साथ, और ये आमतौर पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के अंदर किसी काम को करने के लिए एज ए शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। फर्ज कर लें, सेव करने के लिए एक कमांड होती है आमतौर पे हर सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसको हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि मुस्तकिल तौर पे जो भी डेटा हमने इंटर किया है, टाइप किया है, उसको मुस्तकिल तौर पे सेव कर सकें। उनके लिए शॉर्टकट की जो है वो क्या है? कंट्रोल प्लस एस। तो यानी कंट्रोल प्लस एस अगर हम प्रेस करें डायरेक्ट तो सेव की कमांड चल जाएगी। तो इसी तरह और फिर हमारे पास जैसे कोई चीज़ हमने प्रिंट कोई पेज करना हो तो बस है कंट्रोल प्लस पी एंड सो ऑन। इसी तरीके से इन कम्बिनेशन मतलब मुख्तलिफ हम कीज़ यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। आल्ट की जो है वो भी आमतौर पे बहुत सॉफ्टवेयर्स के अंदर एज ए शॉर्ट दूसरे लेटर्स के साथ या दूसरी की के साथ मिल के, और एक यूज़ इसका ये भी होता है भी किसी मेन्यू को ओपन, कहीं पे हमने फाइल मेन्यू को ओपन करना है तो बजाय उस मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के हम अल्ट प्लस एफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो मेन्यू ओपन। तो कंट्रोल अल्ट कीज़ का ये यूज़ है। बाकी कीज़ को देखते हैं। इसमें इन कीज़ के अलावा जो हैं ये कुछ ऊपर वाली लाइन में आपको फंक्शन कीज़ नज़र आ रही हैं। F1 से लेकर F12 तक इनको हम फंक्शन कीज़ कहते हैं, और ये प्रोग्रामेबल कीज़ हैं। प्रोग्रामेबल कीज़ का मतलब ये है भाई हर सॉफ्टवेयर के अंदर इनका यूज़ डिफरेंट हो सकता है। इसमें कुछ कॉमन किस्म की कीज़ हैं, जैसे F1 है, इसी तरह F12 की है, तो इनका यूज़ आमतौर पे एक ही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल F1 जो है वो हेल्प के लिए यूज़ होती है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के अंदर आमतौर पे, जबकि F12 जो है वो सेव एज़ की शॉर्टकट की है। लेकिन इसके अलावा बाकी जो कीज़ हैं उनका फंक्शन फिर वेरी करेगा सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, और उनका कोई एक यूज़ ज़रूरी नहीं है भी एक ही यूज़ हो हर सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल ये कलरफुल किस्म की की आपको नज़र आ रही है, ऊपर विंडोज़ का साइन बना हुआ है, तो इसको विंडो की कहते हैं। इसको ये एक स्पेशल की है, इसको प्रेस करने से विंडोज़ का स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। ये उसकी एक शॉर्टकट के तौर पे यूज़ होती है। अच्छा, अब राइट साइड पे आप देखें यहाँ पे जहाँ जिस जगह मेरा कर्सर है, तो कुछ स्पेशल कीज़ हैं, जैसे इंसर्ट है, डेल है, होम है, ये HM मीन्स के होम, इसी तरह एंड की है, फिर PU, फिर PD, इसी तरह। तो इनकी हम बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले मैं ये डेल और उसके साथ साथ ये की है हमारे पास जिसको हम बैक स्पेस कहते हैं, इसकी बात करूँगा। तो डेल और बैक स्पेस बेसिकली दोनों ही डिलीट करने के लिए यूज़ होती हैं, कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं बात कर रहा हूँ डेल एंड बैक स्पेस।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई लाइन लिखी हुई है जैसे कि ये मैंने ऐसे ही एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन ये सेंटेंस भी बेसिकली इसकी अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस है। इस एक सेंटेंस के अंदर आपकी फुल ABC आ जाती है। तो बहरहाल अभी ये तो हम डेल और बैक स्पेस कीज़ को देख रहे हैं। तो किसी जगह पे आपका कर्सर हो, अगर जैसे ये मेरा कर्सर इस वक्त जंप्स के U के बाद है, तो अगर यहाँ पे बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कैरेक्टर्स डिलीट होंगे, यानी U और J ख़त्म होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे कर्सर है हमारा और हम बैक स्पेस की बजाय डेल की हम यूज़ करते हैं, तो डेल की से क्या होगा कि MPS वगैरह डिलीट होंगे, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिलीशन होगी। तो आपको डिफरेंस क्या पता चला कि डेल की जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिलीट करने के लिए यूज़ होती है। डेल कैरेक्टर्स in the forward direction and that is to the right of the cursor. और बैक स्पेस जो है बैक स्पेस को आप कह सकते हैं ये इसके ऑपोजिट है तकरीबन, यानी रिमूव्स कैरेक्टर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन and that is to the left of them. अच्छा, अब नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास कीज़ हैं होम और एंड। तो होम और एंड कीज़ ये इनका यूज़ ये है कि अगर किसी जगह पे हमारा कर्सर सपोज करें यहाँ पे हमारा कर्सर है, तो यहाँ पे हम लाइन के स्टार्ट में जाना चाहते हैं तो होम की प्रेस करेंगे, कर्सर स्टार्ट में चला जाएगा, और एंड की प्रेस करेंगे तो कर्सर एंड पे चला जाएगा। और अगर आप इसको बिल्कुल डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे जी। शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस होम, यूज होगी टू मूव द कर्सर टू द start of the डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाने के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे कौन सी की है हमारे पास। अच्छा, इसमें ये इंसर्ट की है हमारे पास। तो इंसर्ट की का यूज ये भी नॉर्मली इंसर्ट की जो है ये ऑफ होती है, ये भी टॉगल की है। तो अगर इंसर्ट की नहीं सॉरी बाय डिफ़ॉल्ट जो इंसर्ट की है ये ऑन होती है। तो अगर ये इंसर्ट की ऑन हो तो उससे क्या होगा भाई, अब जैसे फॉरवर्ड से पहले मैंने कर्सर रखा हुआ है, तो आप कुछ नया टाइप करेंगे तो ऑलरेडी जो लिखा हुआ है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जा रहा है, यानी उसके ऊपर टाइपिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर इंसर्ट की ऑफ हो तो उसको आप प्रेस करके ऑफ कर दें तो फिर फॉरवर्ड, फिर जब आप टाइप करेंगे ना तो फॉरवर्ड के ऊपर लिखा जाएगा। मतलब ये कि ये फॉरवर्ड डिलीट होता चला जाएगा और उसके ऊपर कुछ लिखा जाता रहेगा जो भी आप लिखेंगे। तो जब आप इंसर्ट की ऑन हो, इसको आप
इसको आप एक नॉर्मल इंसर्शन मोड कहते हैं, और लेकिन जब आप इंसर्ट की ऑफ हो तो इसको आप कहते हैं ओवर टाइप मोड। तो ओवर टाइप मोड के अंदर क्या होता है कि जो ऑलरेडी लिखा होता है वो ख़त्म होता चला जाता है और आप नया लिखते चले जाते हैं। तो इसके साथ ही इस लेक्चर को यहाँ मैं वाइंड अप करता हूँ। अभी कुछ कीज़ रह गई हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इंशाल्लाह उनको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ।